जैसे जैसे समाज का निर्भरता इंटरनेट पे बढ़ती गई है, उसी के साथ साथ एक अपराध ने और जन्म ले लिया जिसका नाम है साइबर क्राइम। आइए इसी मुद्दे पे आज हम और चर्चा करते हैं साइबर क्राइम साइबर पुलिस के एसपी श्री जितेंद्र सिंह साहब से। सर, एक साइबर क्राइम नाम का एक अपराध फिर से जन्म ले चुका है, इनफैक्ट जन्म लिया है और बढ़ता भी जा रहा है इसका। देखिए, वर्ष 2000 के आसपास जब मोबाइल और इंटरनेट तकनीक जो है हमारे देश में तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुई, उसी समय साइबर क्राइम का विषय भी जो है वो उभर के आया था। और इसीलिए आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो साइबर क्राइम का लीगल फ्रेमवर्क है, उसे वर्ष 2000 में प्रतिपादित किया गया। तो साइबर क्राइम की जहाँ तक बात है, जैसे जैसे हमारे देश में मोबाइल और इंटरनेट की प्रगति हुई, वैसे वैसे इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और आज अगर हम अपनी मोबाइल सब्सक्राइबर्स की स्थिति देखें तो 100 करोड़ से ज़्यादा देश में मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं और 50 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हमारे देश में हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इसमें भी बढ़ोतरी हुई। जब भी किसी तकनीक का उपयोग बढ़ता है तो उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग भी प्रकाश में आता है, और उसी का परिणाम है कि साइबर क्राइम्स जो हैं वो आपको आज देखने मिल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी उपयोग इस देश में बढ़ा है। 90 करोड़ से ज़्यादा डेबिट कार्ड हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं। तो निश्चित तौर से तकनीक का जब भी उपयोग बढ़ता है तो दुरुपयोग भी बढ़ता है, और इसीलिए ये जो शब्द है साइबर क्राइम, ये जो है ध्यान में आ रहा है। और इसके लिए जो एक लीगल फ्रेमवर्क है वो आईटी एक्ट 2000 जो है वो बना हुआ है। सर, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसमें सज़ा के इसमें क्या प्रावधान है? कि अगर आप साइबर क्राइम की सज़ाओं के प्रावधान की जानकारी की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा कि इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है वो आईटी एक्ट है। अब आईटी एक्ट में अलग अलग किस्म के जो साइबर क्राइम्स हैं उनकी अलग अलग परिभाषा दी हुई है, उनके अलग अलग पनिशमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आप हैकिंग की बात करें तो 3 वर्ष तक की सज़ा है और आर्थिक जुर्माना है। अगर आप पहचान किसी की चुराने की बात करें, जिसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, उसमें भी 3 वर्ष की सज़ा है। अगर आप बात करें चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी किसी का प्रतिरूपण करके और फिर आप धोखाधड़ी की घटना को कारित करें, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। चोरी के संसाधनों का, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का उपयोग करने के बारे में भी वहाँ प्रावधान है। इसी तरह से आपको प्राइवेसी भंग करना, किसी की अश्लीलता का प्रसारण और प्रकाशन करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब के लिए सज़ा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को काफ़ी गंभीरता से इस कानून में लिया गया है और उसके लिए वो नॉन बेलेबल ऑफेंस उसको बनाया गया है और 5 वर्ष की सज़ा है, और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो 7 वर्ष की सज़ा उसमें प्रावधान। तो अलग अलग जो भी साइबर क्राइम्स हैं उनके लिए अलग अलग सज़ाओं के प्रावधान आईटी एक्ट में हैं। सर, इसमें एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस का एक मजबूरी कहें ऐसे कि ये बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस अब अटेंड कर रहे हैं, और सबसे वल्नरेबल अगर कोई विक्टिम हो सकता है तो वो बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि डेटा थेफ्ट उन लोगों को समझ में आता नहीं है, इंटरनेट पे उनकी एक्सेस है। तो इस बारे में कैसे बचा जा सकता है सर? देखिए, ये जो बात आपने कही है कि जब से कोरोना पैंडेमिक आया था उसके पश्चात ऑनलाइन क्लासेस की जो स्थिति है वो बढ़ी है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी उपभोक्ता की बढ़ी है। लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उनको एक एक्सपोजर जो है इंटरनेट से मिला, एक ऐसा एक्सपोजर जिसको कि उनको मैच्योरली हैंडल भी करना था। उसमें अक्सर ये देखने में आता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते करते गेमिंग करने लगते हैं या चैटिंग करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को एक अनजान मेल आता है या अनजान मैसेज आता है और फिर बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं। इस तरह की घटनाएं समय समय पर होती रही हैं। इसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चे से भी लगातार बात करते रहें, बच्चे की जो इंटरनेट एक्टिविटी है, मोबाइल एक्टिविटी है, उसको भी मॉनिटर करें। और यदि बच्चा कोई असामान्य व्यवहार दिखा रहा है, बच्चा किसी बात की कोई शिकायत कर रहा है, तो उसको हल्के से ना लेकर गंभीरता से लें। और निश्चित रूप से अगर बच्चे से काउंसलिंग आपकी बनी रहेगी, बच्चे से संवाद बना रहेगा, और बच्चे भी अगर ये ध्यान देंगे कि जो अनजान लिंक्स आती हैं, अनजान व्यक्ति अगर उनको कॉल करता है, अनजान व्यक्ति कोई मैसेज करता है, अगर वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ कोई अनजान व्यक्ति उनसे दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में जो आपको दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है बच्चों को। अगर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग की साइट्स हैं उसकी क्लोनिंग हो रही है, फेसबुक पे आपकी आइडेंटिटी जो है वो चुरा ली जा रही है और लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, तो सर अगर जैसे मुझे अमेज़ॉन से या किसी और फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है
उसकी एक्चुअलिटी या उसकी ओरिजिनलिटी मुझे कैसे पता लगेगी, क्योंकि वो तो क्लोनिंग करके बैठा हुआ है। तो ऐसे कोई टिप्स है जो आप देना चाहें हमारे उपभोक्ता? देखिए, चूँकि आपने ये बात छेड़ी है तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोरोना के समय में 4 तरह के ऑनलाइन अपराध, या जिसे आप साइबर क्राइम कह रहे हैं या कहते हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई थी। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या तो आपका प्रोफाइल हैक किया जाता है या क्लोन्ड प्रोफाइल बन जाता है, और फिर उसके माध्यम से आपके जो कांटेक्ट में लोग हैं, कांटेक्ट पर्सन हैं, उनसे पैसे की मांग की जाती है, आपदा के नाम से, महामारी के नाम से, हॉस्पिटलाइजेशन की। ये एक घटना प्रकाश में आई है। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट के नाम पर गूगल में जब व्यक्ति चाहे वो किसी भी चीज़ से प्रेरित हो, गैस एजेंसी, ट्रैवल एजेंसीज़, बैंक से संबंधित स्टेटमेंट्स उसको निकालने हैं, उसके लिए जब वो कस्टमर सपोर्ट के नंबर्स ढूंढता है गूगल पे, तो वहाँ ठगों ने अपने पेजेस बना रखे हैं, नंबर रजिस्टर करा रखे हैं। इसके अलावा कोई रिमोट शेयरिंग ऐप जो है व्यक्ति को डाउनलोड करा दिया जाता है। इन ऐप्स के नाम भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, एयरड्रॉइड, ये ऐसे ऐप हैं, अगर ये आप डाउनलोड कर लें और इनका पिन शेयर कर देंगे आप ठगों के साथ, तो आपका जो स्क्रीन है वो शेयर होने लगेगा, और वो आपको कहते हैं कि 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन इस पर कराइए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपके कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिकली उनको विजिबल होती है, चूँकि आप वो ऐप डाउनलोड कर चुके होते हैं, और रिमोटली आपका कंटेंट जो है वो शेयर होने लगता है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, मूल जो बात है इनसे बचने के लिए वो यही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति, चाहे वो बैंक का अधिकारी बन के आपसे बात करे, इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बन के बात करे, आपके कार्ड को ब्लॉक करने की बात करे, उनका उद्देश्य, ठगों का एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी जानकारी, आपकी कमर्शियल जानकारी, आपके कार्ड्स की जानकारी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी, आपके बैंक खाते की जानकारी वो प्राप्त करना चाहते हैं। और OTP जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है, वो OTP भी जो है बातों में उलझा के सोशल इंजीनियरिंग से, चाहे तकनीकी रूप से, जैसा मैंने कहा कि कोई रिमोट शेयरिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करा के उसको शेयर कर लेते हैं वो। अब आपने जो बात कही कि कोई भी व्यक्ति कैसे पहचाने कि कोई ऐप जो वो डाउनलोड कर रहा है वो ओरिजिनल है कि नहीं, या किस साइट पे उसको जाना है, तो इसमें हम ब्रॉडली यही कह सकते हैं कि हमेशा अगर आप अपना कस्टमर सपोर्ट तलाश रहे हैं तो ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए। मान लीजिए कि आप एक एक्स बैंक से संबंधित कोई आपकी समस्या है, तो आप उसका नंबर, कस्टमर सपोर्ट और बैंक का नाम डालने की बजाय गूगल पे आप उस बैंक की वेबसाइट को विजिट करें, ऑथेंटिक वेबसाइट को विजिट करें। कोई भी ऐप आप डाउनलोड करने से पहले ये देख लें कि उस ऐप के बारे में रिव्यूज़ क्या उपलब्ध हैं, कितना पुराना ऐप है। कई बार फिशिंग जो है साइट्स भी बना दी जाती है, जैसे जो नाम आपने लिए ई-कॉमर्स साइट्स के, प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स साइट हैं, ऑथेंटिक साइट्स हैं, लेकिन उनके मिलते जुलते नाम, उसमें कहीं 1-2 शब्द इधर उधर होते हैं, वो बना लिए जाते हैं। तो हमेशा हमको अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को लेकर सतर्क रहना चाहिए। शेयर्ड कंप्यूटर से कभी भी हमको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पेमेंट्स करने से यथासंभव बचना चाहिए, और तमाम ऐसी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं जिनको अगर हम बरतेंगे तो साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। सर, एक्सपोज लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुल मिलाकर अपराध है, बीमार का इलाज भी है, लेकिन बीमारी का इलाज करने के लिए सतर्कता हमें ही बरतनी पड़ेगी। एक्सपोज लाइव के लिए कैमरामैन राहुल जामोदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।